फिल्म की शुरुआत में हमें 2077 दिखाया जाता है। आज पृथ्वी अपने अंधकार के कगार पर खड़ी थी। अब केवल जैक हार्पर और उसकी गर्लफ्रेंड विक्टोरिया ही पृथ्वी पर मौजूद आखिरी इंसान थे। आज से 5 साल पहले उन्हें एक मिशन सौंपा गया था, जिसके लिए उनकी सारी याददाश्त भी मिटा दी गई थी। उन्हें बस इतना बताया गया था कि आज से 60 साल पहले किसी अनजान ग्रह से आए एलियंस ने पृथ्वी पर हमला किया था। उस एलियंस को स्क्वेंजर्स कहा जाता था। उनका ग्रह तबाह हो चुका था, इसीलिए वे पृथ्वी पर कब्जा करने के मकसद से यहाँ आए थे। आते ही उन्होंने हमारे चंद्रमा को ही नष्ट कर दिया, जिस कारण पृथ्वी पर भूकंप और सुनामी का एक ऐसा प्रलय आया कि पृथ्वी पर मौजूद लगभग सारे शहर खाक में मिल गए और उस तबाही की चपेट में आकर करोड़ों लोग मारे गए। चांद को तबाह करने के बाद इक्वेंजर्स ने बचे हुए इंसानों को मिटाने के लिए पृथ्वी पर अपनी सेना भेजी, जिसके बाद इक्वेंजर्स और इंसानों के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। जब स्क्वेंजर इंसानों पर भारी पड़ने लगे तो इंसानों ने उन्हें रोकने के लिए उन पर न्यूक्लियर बॉम्ब से हमला कर दिया। अंत में इंसानों की ही जीत हुई, लेकिन उस न्यूक्लियर हमले से हमारी पृथ्वी की अधिकतर जगहों पर रेडिएशन फैल गया, जिस कारण अब पृथ्वी इंसानों के रहने लायक नहीं बची। मानव जाति को खत्म होने से बचाने के लिए इंसानों ने यहीं से जैक और विक्टोरिया का काम शुरू होता था। वे दोनों एक ऊंचे टावर पर बने पेंट हाउस में रहते थे। जैक एक टेक्नीशियन था। उसका काम था कि हर रोज अपने टावर से नीचे जाकर इक्वेंजर्स द्वारा मारे गए ड्रोन्स को रिपेयर करना। वही विक्टोरिया जैक की कमांडिंग ऑफिसर थी। वो टावर से जैक पर निगरानी रखती थी और साथ ही जैक को गाइड भी करती थी। जैक जब भी ड्रोन को रिपेयर करने नीचे जाता था तो इक्वेंजर्स उसे मारने की कोशिश करते थे। इक्वेंजर्स किसी भी इंसान से उसकी मेमोरीज को एक्सट्रैक्ट कर लेते थे और वही वजह थी कि जैक और विक्टोरिया की मेमोरीज को मिटा दी गई थी, क्योंकि अगर उनकी मेमोरीज इक्वेंजर्स के हाथ लग जाती तो वे मेमोरीज से टैट की जानकारी निकाल सकते थे और उसका इस्तेमाल टैट को तबाह करने के लिए कर सकते। जैक और विक्टोरिया को अपने काम की सारी रिपोर्ट्स टैट में मौजूद अपने मिशन कमांडर सैली को देनी होती थी। उन दोनों को बताया गया था कि अब केवल 2 हफ्तों के बाद ही उनकी ड्यूटी खत्म हो जाएगी, जिसके बाद उन्हें बाकी इंसानों के पास टाइटन पर भेज दिया जाएगा। विक्टोरिया तो टाइटन पर जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्साहित थी, लेकिन जैक खुश नहीं था। हालांकि उसकी याददाश्त मिट चुकी थी, पर फिर भी पृथ्वी से उसका नाता नहीं टूटा था। साथ ही एक अजीब सी याद उसे हर रोज़ सपनों में आकर परेशान करती थी। सपनों में जैक 60 साल पहले न्यूयॉर्क शहर को देखता था, जहाँ के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में हर बार उसकी मुलाकात एक लड़की से होती थी। जैक और वो लड़की एक दूसरे से मिलकर जैसे सारी दुनिया को भूल जाते थे, लेकिन वो लड़की कौन थी इस बात से जैक अभी भी अनजान था। और सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात ये थी कि वो सपना आज से 60 साल पहले की थी, जब जैक का जन्म भी नहीं हुआ था। अपना काम शुरू कर दिए विक्टोरिया ने जैक को बताया कि आज इक्वेंजर्स ने उनके 2 ड्रोन्स को मार गिराए हैं। सुनते ही जैक ने अपनी बंदूक तैयार कर ली और अपने हेलीकॉप्टर से उन ड्रोन्स की तलाश में निकल पड़ा। इस दौरान टावर में विक्टोरिया टैट के सैटेलाइट्स कैमरे से जैक पर नज़र रखे हुए थे। जैक पहले ड्रोन के सिग्नल को फॉलो करता हुआ एक तबाह हो चुके स्टेडियम में पहुंच गया था और वहां उसे उस ड्रोन को दिखा जिसे इक्वेंजर्स ने मार गिराया था। जैक ने जब पास जाकर देखा तो उस ड्रोन की बैटरी ही गायब थी। ड्रोन की उन पावरफुल बैटरी में किसी न्यूक्लियर बॉम्ब जितनी तबाही मचाने की क्षमता थी। इक्वेंजर्स इसी तरह अब तक उनके 10 ड्रोन की बैटरी चुरा चुके थे। न जाने इक्वेंजर्स उन बैटरी को चुरा कर कौन सा नया षड्यंत्र रच रहे थे। इस सोच ने जैक और विक्टोरिया को चिंता में डाल दिया था। जैक ने उस ड्रोन में नई बैटरी लगाकर उसे दोबारा शुरू कर दिया। अब बारी थी दूसरे ड्रोन को रिपेयर करने की, लेकिन अचानक उन्हें दूसरे ड्रोन का सिग्नल मिलना ही बंद हो गया। इस पर जैक ने हेलीकॉप्टर से अपना पोर्टेबल बाइक निकाली और जहां उन्हें ड्रोन का आखिरी सिग्नल मिला था उस जगह के आसपास ड्रोन की तलाश करने लगा। तभी एक जगह पर जाकर जैक को फिर से उस ड्रोन का सिग्नल मिला। जैक ने जब उस सिग्नल का पीछा किया तो देखा कि वो सिग्नल एक पुरानी लाइब्रेरी के खंडर से आ रहा है। जैक ने फौरन अपनी बाइक से एक रस्सी जोड़ी और खंडर के अंदर उतर आया, लेकिन जैक इस खतरे से बेखबर था कि बाहर एक इक्वेंजर्स उस पर ही नज़र गड़ाए बैठा था। नीचे खंडर में जैक ड्रोन के सिग्नल का पीछा करता हुआ जब आगे बढ़ता है तो देखता है कि वो सिग्नल किसी ड्रोन से नहीं बल्कि एक डिवाइस से आ रही थी। उसे देख जैक को एहसास हो जाता है कि वो इक्वेंजर्स के बिछाए जाल में फंस चुका है। अगले ही पल इक्वेंजर्स ने जैक को चारों ओर से घेर लिया। जैसे जैक ने इक्वेंजर्स के हाथ बस लगने ही वाला था कि तभी एन मौके पर
वो ड्रोन वहाँ आ गया जिसे जैक ने पहले रिपेयर किया था। वो ड्रोन चुन चुन कर एक्वेंजर्स की चिथड़े उड़ाने लगा। उसे देख बाकी के एक्वेंजर्स दुम दबा के वहाँ से भाग निकले और जैक बाल बाल बच गया। जैक को बचाकर वो ड्रोन वहाँ से वापस लौट गया। उसके बाद जैक भी फौरन उस खंडर से वापस लौट गया। उसके बाद जैक भी फौरन उस खंडर से बाहर निकलते हुए उसने देखा कि एक्वेंजर्स उसकी बाइक भी ले गए हैं। जैक जैसे तैसे टावर में वापस आ गया और वापस आके जैक ने विक्टोरिया को बताया कि आज जब उसका एक्वेंजर्स से सामना हुआ तब उसे एहसास हुआ कि ना जाने क्यों एक्वेंजर्स उसे मारना नहीं बल्कि उसे जिंदा पकड़ना चाहते थे। इस पर विक्टोरिया ने उसे याद दिलाया कि उन्हें ये सब बातें सोचने की आज़ादी नहीं है, उन्हें बस अपने मिशन पर ध्यान देना है। ये सुनकर जैक चुप हो गया। अगली सुबह जैक और विक्टोरिया ने कंप्यूटर पर देखा कि पृथ्वी से एक अनजान सिग्नल अंतरिक्ष में भेजा जा रहा था। जैक समझ गया था कि वो सिग्नल भेजने वाले जरूर एक्वेंजर्स ही होंगे। उस सिग्नल का पीछा करता हुआ नष्ट हो चुके एक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग तक वो जा पहुंचा। वही बिल्डिंग थी जिसे जैक अपने सपनों में देखा करता था। एक्वेंजर्स उसी बिल्डिंग के एंटीना का इस्तेमाल करके अंतरिक्ष में सिग्नल भेज रहे थे। जैक अपनी बंदूक ताने जब बिल्डिंग के अंदर पहुंचा तो उसे वहां कोई इक्वेंजर्स नहीं मिले। तभी उधर विक्टोरिया ने जब इक्वेंजर्स के उस सिग्नल को डिकोड किया तो उन्हें पता चला कि इक्वेंजर्स उस सिग्नल के जरिए किसी को पृथ्वी की लोकेशन भेज रहे हैं। जैक और विक्टोरिया ये सोच के चिंतित हो उठे कि आखिर इक्वेंजर्स पृथ्वी पर किसको बुलाना चाहते हैं। जैक ने फौरन उस सिग्नल को बंद कर दिया और उस जगह की छानबीन करने निकल पड़ा जिसकी लोकेशन इक्वेंजर्स ने अंतरिक्ष में भेजी थी। लेकिन वहां पहुंचकर जैक को कोई खतरे का संकेत नहीं मिला। हालांकि उस लोकेशन के करीब ही रेडिएशन जोन था और उसे पार करने का मतलब था कि अपनी ही मौत को दावत देना। इसलिए विक्टोरिया ने जैक को वापस लौटने के लिए आदेश दिया, लेकिन जैक ने विक्टोरिया से कहा कि उसे वहां घाटियों में और भी छानबीन करनी है। लेकिन घाटियों में जाने से जैक का विक्टोरिया से संपर्क टूट जाता है, इसलिए विक्टोरिया को जैक की चिंता होने लगी। पर जैक ने उसे फिक्र ना करने के लिए कहा और अपने हेलीकॉप्टर लेके घाटियों की ओर निकल पड़ा। हालांकि जैक का इरादा वहां पर छानबीन करना नहीं था। वो झरनों और घाटियों से होता हुआ उन वादियों से सजी एक खूबसूरत जगह की ओर आ गया था। वहां एक झील के किनारे जैक ने अपना एक सीक्रेट हाउस बनाया था। वहां आकर जैक एक आम आदमी की तरह जिंदगी जीने की कोशिश करता था। जैक हमेशा विक्टोरिया को वहां लाना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि विक्टोरिया अपने मिशन से हटकर कोई भी काम नहीं करेगी, उल्टा वो वहां उसको भी आने पर रोक लगा देगी। इसलिए वो विक्टोरिया से चोरी छुपे वहां आता था। जैक ने वहां आकर जैसे दुनिया की सारी चिंता को भूल जाता था और सुकून से नीचे वो सो गया। लेकिन तभी उस अनजान लड़की के ख्वाब ने एक बार फिर जैक को नीचे जगा दिया और जागते ही अचानक जैक को आसमान से नीचे गिरता हुआ एक अजीबोगरीब चीज नजर आया, जिसको वो फौरन अपने हेलीकॉप्टर को लेकर उस ऑब्जेक्ट की ओर निकल पड़ा और पहाड़ियों से निकलते ही विक्टोरिया से उसका संपर्क वापस जुड़ गया। उस वक्त तक विक्टोरिया को उस ऑब्जेक्ट के संकेत भी मिल चुके थे और उससे मिशन कमांडर सैली को भी ये खबर दे दी थी। विक्टोरिया ने जैक को बताया कि वो ऑब्जेक्ट ठीक उसी जगह पर उतरा है जिस जगह की लोकेशन एक्वेंजर्स ने अंतरिक्ष में भेजी थी। कुछ ही समय में जैक उस लोकेशन पर पहुंच गया। तभी उसने देखा कि ऑब्जेक्ट वहां क्रैश हो चुका था। उस ऑब्जेक्ट की बनावट देख जैक हैरान रह गया था, क्योंकि वो किसी एलियन ऑब्जेक्ट की तरह नहीं बल्कि इंसानों द्वारा ही बनाए हुए किसी स्पेस शटल की तरह लग रहा था। जैक ने अंदाजा लगाया कि वो स्पेस शटल जरूर किसी बड़े स्पेसशिप का हिस्सा रहा होगा, जिसे किसी वजह से उस स्पेस से अलग कर दिया गया। की बनावट से पता चल रहा था कि वो स्पेस शटल आज से 60 साल पहले, यानी कि एलियंस के हमले से भी पहले अंतरिक्ष में भेजा गया था। नीचे आकर जैक ने देखा कि उस तबाह हो चुके स्पेस शटल में कुछ स्लीपिंग पॉड्स भी मौजूद हैं। उनमें से 2 स्लीपिंग पॉड्स तो खाली थे और 4 स्लीपिंग पॉड्स के अंदर 4 जिंदा इंसान सो रहे थे। स्लीपिंग पॉड में रहने के कारण 60 साल बाद भी उनकी उम्र नहीं बढ़ी थी। इतने में ही जैक की नज़र वहाँ मौजूद एक और स्लीपिंग पॉड पर पड़ी। उस स्लीपिंग पॉड में सो रहे लड़की को देखकर जैक आश्चर्य का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि उस स्लीपिंग पॉड में वही लड़की मौजूद थी जिसने जैक को अपने सपने में देखा करती थी। और जैक कुछ ही समय में समझ पा रहा था कि उससे पहले ही उसका एक ड्रोन वहां आ गया और अचानक ड्रोन ने एक के बाद एक स्लीपिंग पॉड में सो रहे इंसानों को बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद उस ड्रोन ने उस लड़की को भी टारगेट कर लिया, लेकिन तभी ऐन मौके पर जैक ने ड्रोन के सामने आकर खड़ा हो गया, जिससे वो ड्रोन
जैक और अपने टारगेट के बीच कंफ्यूज हो गया और उस लड़की को छोड़ के वापस वहाँ से लौट गया। उसके बाद जैक देरी न करते हुए उस लड़की को अपने स्लीपिंग पॉड उठाकर हेलीकॉप्टर में रखने लगा और उस वक्त जैक को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि वहाँ कुछ दूरी पे चोरी छुपे एवेंजर्स ये सारी घटना देख रहे थे। उनसे बेखबर जैक उस लड़की को टावर पे ले आया था और टावर पर आते ही जैक ने उसका स्लीपिंग पॉड खोल दिया था। तभी वो लड़की एक पल के लिए जागी और उसने जैक को देख के उसका नाम पुकारा और अगले ही पल वो वापस बेहोश हो गई। उस लड़की से जैक का नाम सुनकर जैक और विक्टोरिया दोनों हैरान रह गए। उसने फिर से उस लड़की का इलाज करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद वो लड़की पूरी तरह से होश में आ गई। जैक और विक्टोरिया ने बताया कि वो 60 सालों से स्लीपिंग पॉड में सो रही थी। उसने उसे 60 साल से लेकर अब तक की सारी घटना बयां अंत में उनसे ये बताया कि अब वो केवल दोनों ही इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, आखिरी इंसान हैं और वे टैट के लिए काम करते हैं। टैट का नाम सुनते ही वो लड़की चौंक उठी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा और सारी कहानी बताने के बाद जैक और विक्टोरिया ने उस लड़के से पूछा, आखिर तुम हो कौन और तुम इस स्पेस शटल में कर क्या रही थी? इस पर उस लड़की ने बस इतना बताया कि उसका नाम जूलिया है और वो एक खुफिया स्पेस मिशन पर थी। इसके आगे जूलिया ने उसे कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। जूलिया ने आगे उनसे कहा कि उसे किसी भी हाल में अपने स्पेस शटल के रिकॉर्डर लेने हैं, जिसमें उसके मिशन के दौरान हुई सारी बातचीत की रिकॉर्डिंग है, ताकि वो जान सके कि उसके हाइपर स्लीप सेल में जाने के दौरान स्लीप सेल्स में हुआ क्या था। ये कहकर जूलिया अपने स्पेस शटल के पास जाने की जिद करने लगी, लेकिन विक्टोरिया ने उसे कहीं भी जाने से सख्त मना कर दिया था। उसने जूलिया को आराम करने के लिए कहा और जैक को लेकर उस कमरे से बाहर निकल गई। बाहर आते ही जैक ने विक्टोरिया से पूछा, आखिर ड्रॉन ने जूलिया के सब साथियों को क्यों मारा होगा? इस पर विक्टोरिया ने जैक से कहा कि जूलिया को एवेंजर्स ने धरती पर बुलाया है। हो सकता है जूलिया और उसके साथी भी इंसानों के भेष में छुपे एवेंजर्स हो। यही वजह होगी कि ड्रॉन ने उन्हें स्कैन कर लिया हो और मार दिया हो। कल सैली के ऑनलाइन आते ही हम उसे जूलिया की खबर दे देंगे। उसके बाद वो लोग जाने के साथ उसके साथ थी क्या करना है। फिर उसी रात जैक जब हॉल में आया तो देखा कि जूलिया वहां खड़ी उसके हेलीकॉप्टर को घूर रही थी। जैक जब उसके पास गया तो जूलिया ने दोबारा जैक से विनती करते हुए कहा कि जैक उसे उसके स्पेस शटल की तरफ ले जाए, पर ताकि वो अपने स्पेस शटल से रिकॉर्डर हासिल करके ये जान पाए कि स्पेस मिशन में उसके और उसके टीम के साथ आखिर हुआ क्या। जैक को भी जूलिया की सच्चाई जानने में काफ़ी उत्सुकता थी। वो उसी वक्त जूलिया के साथ उसके स्पेस शटल का रिकॉर्डर लेने चला गया। उन्हें जाते देख विक्टोरिया घबरा गए, क्योंकि एवेंजर्स अधिकतर रात में ही निकलते थे और उसने जैक की जान को खतरे में हो सकता था। साथ ही रात के वक्त टावर से बाहर निकलना नियमों के खिलाफ भी था। अगर सैली को जैक के नियम तोड़ने के बारे में पता चल जाता तो ये उन दोनों के लिए मुसीबत में आ सकते थे। विक्टोरिया जैक के हेलीकॉप्टर के कमरे से उसे मॉनिटर करने लगी। जैक और जूलिया कुछ ही देर में स्पेस शटल तक पहुंच गए और वहां स्पेस शटल की थोड़ी छानबीन करने के बाद आखिरकार जूलिया को रिकॉर्डर मिल ही गया। तभी अचानक एवेंजर्स वहां पर आ धमके और उन्होंने जैक को मारकर बेहोश कर दिया। उसके बाद वो एवेंजर्स जैक और जूलिया को उठाकर अपने खुफिया ठिकाने पर ले गए। उधर विक्टोरिया हेलीकॉप्टर के कमरे से ये सारी घटना देखकर घबरा गई और कुछ ही देर में सुबह हो गई और सैली और लाइन आ गई। विक्टोरिया सैली को ये कल रात की घटना के बारे में बताकर कोई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहती थी, पर उसे किसी तरह जैक को भी एवेंजर से बचाना था। इसलिए उसने सैली से झूठ बोल दिया कि जैक पेट्रोलिंग पर गया था, लेकिन अब जैक से उसका संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस पर सैली ने फौरन एक ड्रोन को जैक की तलाश में लगा दिया। दूसरी ओर एवेंजर्स के ठिकाने पर जैक बेहोशी से जाग उठा। उसने देखा कि वो एक अंधेरे कमरे में बेड़ियों से बंधा हुआ है। तभी उस कमरे में लाइट्स ऑन हुई। उसी पल जैक ने अपने सामने जो देखा उसे देखकर जैक को अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जैक के सामने एलियंस नहीं बल्कि कई सारे इंसान मौजूद थे। वहीं जैक के सामने बैठे एक आदमी ने कहा कि मेरा नाम मैल्कन है, मैं इन लोगों का लीडर हूँ। अब तक तो तुम्हें यही लग रहा होगा कि हम एवेंजर्स एलियंस हैं, लेकिन हम एलियंस नहीं हैं, बल्कि तुम जिनके लिए काम करते हो वो एलियंस है। और तो और उन ड्रोन्स को भी किसी एलियंस को मारने के लिए नहीं बल्कि इंसानों को मारने के लिए प्रोग्राम किया गया है। इसलिए कल रात उस ड्रोन ने स्लीपिंग पॉड्स में सोए सारे इंसानों को मार दिया था। वे ड्रोन्स आए दिन हमारे सभी साथियों को मारते रहते हैं, इसलिए हम ये स्टील का बना काला सूट पहनकर बाहर निकलते हैं ताकि ड्रोन्स हमें
डिटेक्ट ना कर पाए। ये सुन जैक बहुत चक्कर रह जाता है। उसके बाद मैल्कन और उसके साथ ही जैक को एक दूसरे कमरे में ले आए। मैल्कन ने जैक को आगे बताया कि वो स्पेस शटल जिसमें जूलिया तुम्हें मिली थी वो कई सालों पहले पृथ्वी के ऑर्बिट में घूम रही थी। हमने ही उस स्पेस शटल को सिग्नल भेजकर पृथ्वी पर क्रैश करवाया था क्योंकि हमें उस स्पेस शटल का न्यूक्लियर रिटायरमेंट चाहिए था। हमने उस न्यूक्लियर रिएक्टर और ड्रोन से चुराई हुई बैटरी से की मदद से एक शक्तिशाली न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार कर लिया है। ये बताकर मैल्कन ने जैक को एक ड्रोन दिखाया जिसे उन्होंने कब्जे में ले रखा था। ये वही ड्रोन था जो शुरुआत में उसकी तलाश करते हुए जैक लाइब्रेरी में जा पहुंचा था और एक वेंजर्स के चुंगल से फंसते फंसते बचा था। मैल्कन ने जैक से कहा कि हम चाहते हैं कि तुम इस ड्रोन को ऐसे प्रोग्राम करो कि ये ड्रोन न्यूक्लियर बम लेकर टैट पर जाए और टैट को ब्लास्ट कर दे। ये सुनते ही जैक को शक हुआ कि जरूर ये एक वेंजर्स इंसानों के भेष में छुपे हुए एलियंस ही है और वे उसके जरिए टैट को उड़ाने की साजिश रच रहे हैं। इसलिए जैक ने उसको ये काम करने से सख्त मना कर दिया। इस पर मैल्कन ने जैक से कहा, वैसे तो मेरे साथी जबरदस्ती तुमसे ये काम करवाना चाहते हैं, पर मैं चाहता हूँ कि पहले तुम सच्चाई से वाकिफ हो जाओ। मैं जानता हूँ कि तुम्हें रेडिएशन जोन में जाने से मना किया गया है, लेकिन मैं वहाँ जा चुका हूँ और वहाँ कोई रेडिएशन नहीं है। तुम वहाँ जाओ और वहाँ जाके तुम सारी सच्चाई पता चल जाएगी। ये कहकर मैल्कन ने जैक और जूलिया को आज़ाद कर दिया और जैक को उसकी बाइक भी दे दी जो उन्होंने चुरा ली थी। जैक जूलिया को लेकर सीधा एम्पायर स्टेटिंग बिल्डिंग में आ गया और वहाँ विक्टोरिया को एक सिग्नल भेजकर उसे अपनी पोजीशन बता दी। जैक का सिग्नल पाकर विक्टोरिया की जान में जान आ गई। उसने फौरन जैक को लाने के लिए उसका हेलीकॉप्टर भेज दिया। अब तक हुई सारी घटनाओं ने जैक को सच और भ्रम की जाल में उलझा दिया था। जैक ने चिढ़कर जूलिया से पूछा, आखिर तुम मेरी यादों में क्यों बसी हो और तुम्हारा मिशन आखिर था क्या? इस पर जूलिया ने खुलासा करते हुए कहा कि तुम्हारी यादों में मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। यह सुनकर जैक के होश उड़ गए। जूलिया ने उसे आगे बताया कि यह बात आज से 60 साल पहले की है। उस वक्त तुम और मैं, विक्टोरिया, हम तीनों नासा की रिसर्च टीम में नासा के काम करते थे। नासा हमें एक अंतरिक्ष मिशन पे भेजने वाला था। हमारा मिशन था शनि ग्रह के चांद टाइटन पर साइंटिफिक रिसर्च करना। इस मिशन को लॉन्च होने में 6 हफ्ते अभी बचे हुए थे। तभी नासा के स्कैनर्स ने टाइटन के करीब एक एलियन ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर लिया और वो एलियन ऑब्जेक्ट कुछ और नहीं बल्कि टैट ही था। टैट को डिटेक्ट करते ही नासा ने हमारा मिशन बदल कर हमें टैट की छानबीन करने का नया मिशन सौंप दिया, जिसके बाद हम टाइटन पर मौजूद उस टैट की ओर रवाना हो गए। उस लंबे सफर के दौरान हमें बाकी टीम के साथ स्लीपिंग पॉड में सुला दिया गया। स्पेसशिप के टैट के करीब पहुंचते ही सबसे पहले तुम और विक्टोरिया को जगाया जाने वाला था, फिर तुम दोनों बाकी टीम को जगाने वाले थे। लेकिन फिर उस मिशन में तुम्हारे और विक्टोरिया के साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैं तो अभी 60 साल बाद आज स्लीपिंग पॉड से जागी हूँ। यह सब बताने के बाद जूलिया ने जैक को अपनी वेडिंग रिंग भी दिखाई और बताया कि जैक ने इसी जगह पर उससे शादी के लिए प्रपोज किया था। उस रिंग को देखते ही जैक के दिमाग में उस पल की कुछ धुंधली यादें साफ हो जाती है और जैक और जूलिया ने एक दूसरे को बाहों में भर लिया था। अब जैक को यकीन हो गया था कि वो विक्टोरिया अब तक एलियंस के लिए ही काम कर रहे थे और एवेंजर्स तो असल में इंसान थे। इतने में ही जैक का हेलीकॉप्टर वहां पहुंच गया था। तभी टावर पर मौजूद विक्टोरिया ने हेलीकॉप्टर के कैमरे से जूलिया को जैक की बाहों में देख लिया और उन्हें एक साथ देखकर विक्टोरिया को लगा कि जैक उसे धोखा दे रहा है। विक्टोरिया के दिल में जैक के लिए नफरत भर गई। इस बात से अनजान जैक और जूलिया विक्टोरिया को भी टैट की सच्चाई बताने के लिए वापस टावर में जा पहुंचे, पर अब विक्टोरिया जैक की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उसने मिशन कमांडर सैली को जूलिया के बारे में सब कुछ बता दिया था और साथ ही ये भी कह दिया था कि जैक अब भरोसे के लायक नहीं रहा, इसलिए वो दोनों एक साथ काम नहीं कर सकते हैं। इतना सुनते ही सैली ने एक ड्रोन टावर पे भेज दिया। अचानक उस ड्रोन ने पहले तो विक्टोरिया को ही मारकर राख में बदल दिया। उसके बाद उसने जैक को भी टारगेट कर लिया। ड्रोन उसे बस मारने ही वाला था कि तभी एक मौके पर जूलिया ने हेलीकॉप्टर की गन से उस ड्रोन को ही धराशायी कर दिया, जिससे जैक बाल बाल बच गया था। गुस्से से बलबलाया जैक ने सैली से पूछा कि आखिर तुमने विक्टोरिया को क्यों मारा। इस पर सैली ने जैक को बहकाते हुए कहा कि हमारे ड्रोन में कुछ खराबी आ गई है, इसलिए उसने गलती से विक्टोरिया को मार दिया और तुम भी मारने की कोशिश में। वैसे भी अब विक्टोरिया तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिक्र मत करो, तुम जूलिया को लेकर टैट पर आ जाओ। हम जूलिया
के साथ तुम्हारी एक नई पार्टनर बना देंगे और तुम दोनों साथ में एक नया मिशन सौंपेंगे। हालांकि जैक अब सैली की बातों पे नहीं आने वाला था। वो जूलिया को लेकर वहां से निकल गया, लेकिन तभी सैली ने उन दोनों को खत्म करने के लिए अपने 3 ड्रोन्स उसके पीछे लगा दिए। पर जैक उन ड्रोन्स को चकमा देकर एक के बाद एक उसे खत्म करने लगा, लेकिन अंत में एक ड्रोन ने जैक के हेलीकॉप्टर को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे जैक का हेलीकॉप्टर और वो ड्रोन दोनों ही रेडिएशन जोन में जाकर क्रैश हो गए। जैक और जूलिया ड्रोन से बच तो गए थे, लेकिन रेडिएशन जोन से बचना उनके लिए नामुमकिन था। पर वो खुशकिस्मती से वो रेडिएशन जोन झूठा था, वहाँ कोई रेडिएशन नहीं फैला था। ये देखकर जैक और जूलिया की जान में जान आ गई। जैक उस ड्रोन को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए जब हेलीकॉप्टर से बाहर निकला, तभी जैक ने देखा कि ठीक उसी तरह एक हेलीकॉप्टर में सवार एक आदमी उस ड्रोन के करीब लैंड हुआ और ड्रोन को रिपेयर करने लगा, उसके पास जाने लगा। जैक अपनी बंदूक लेकर उस आदमी को रोकने के लिए जब उसके पास गया, तो उस आदमी को देखकर जैक का दिल और दिमाग जैसे ही सुन पड़ गया। वो आदमी जैक का हमशक्ल था। उसकी शारीरिक बनावट, उसे लेकर उसकी चाल ढाल और उसके कपड़े तक सब कुछ जैक से हूबहू मिलता था। उन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना था कि उसके हमशक्ल के कपड़े पर लिखा था कि कोड नेम टेक 52 लिखा था, जबकि जैक के कोड का नाम था टेक 49। उसे देखकर जैक समझ गया था कि वो हमशक्ल असल में जैक का क्लोन था, और दरअसल उस एलियंस ने जैक और विक्टोरिया के ढेर सारे क्लोन्स बनाए थे, जो अलग अलग टावर पर रहकर एलियंस के लिए ड्रोन को रिपेयर करने का काम करते थे। और साथ ही जैक को ये भी समझ आ गया कि जैक खुद भी असली नहीं था, बल्कि वो भी असली जैक का एक क्लोन ही था। और तो और रेडिएशन जोन भी सिर्फ एलियंस का फैलाया हुआ भ्रम था। दरअसल एलियंस ने पूरी पृथ्वी पर अलग अलग सेक्टर्स बनाए थे और हर एक सेक्टर में जैक और विक्टोरिया के एक एक क्लोन को तैनात कर दिया था। उस क्लोन को बताया गया था कि उसके सेक्टर के बाहर रेडिएशन जोन है, जबकि उसके बाहर से तो दूसरे क्लोन का सेक्टर शुरू होता था। एलियंस के ऐसा इसलिए किया था ताकि एक सेक्टर से रहने वाला क्लोन दूसरे सेक्टर के क्लोन से सामना ना हो जाए। जैक की इस तरह को क्लोन भी उसे देखकर बहुत चक्कर रह गया। जैक ने क्लोन से ड्रोन को रिपेयर ना करने की विनती की, लेकिन क्लोन उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था। इतने में जूलिया भी वहां पर आ गई। जैक की तरह उस क्लोन के दिमाग में भी जूलिया की पुरानी यादें बसी हुई थी। उन यादों ने क्लोन का भी ध्यान भटका दिया और मौका पाकर जैक ने क्लोन पर हमला कर दिया और उसे दबोच कर बेहोश कर दिया। फिर उसने ड्रोन को भी निष्क्रिय कर दिया और उसके बाद वो जूलिया को लेकर अपने सीक्रेट हाउस में चला गया। जैक अब ये सोचकर मायूस हो चुका था कि वो बस जैक का एक क्लोन है, पर जूलिया ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा कि भले ही तुम जैक के क्लोन हो, पर तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी यादें, तुम्हारा मेरे लिए प्यार, सब कुछ जैक के जैसा ही है। मेरे लिए तो तुम ही जैक हो। जूलिया की इन सब बातों ने जैक को आत्मविश्वास से भर दिया। जैक ने ठान लिया था कि अब तो वो टैट से मानव जाति को बचा कर ही रहेगा। इस पर जूलिया भी जैक के साथ। जैक और जूलिया कुछ वक्त के लिए उस सीक्रेट हाउस में रहे और वहां उन्होंने प्यार भरे कुछ पल बिताए। उसके बाद वो दोनों एक वेंजर्स के ठिकाने पर पहुंच गए, लेकिन इसी बीच सैली ने जैक की लोकेशन ट्रेस कर ली और उसे खत्म करने के लिए अपने ड्रोन को रवाना कर दिया। उधर जैक टैट को तबाह करने के लिए ड्रोन में न्यूक्लियर बम फिट कर रहा था। इसी दौरान मैल्कम जैक और जूलिया को टैट की सारी कहानी बताने लगती है। दरअसल आज से 60 साल पहले ही तब मुझे मिलिट्री ज्वाइन किए हुए 1 साल का ही समय हुआ था। उस वक्त जैक नासा का एक जाना माना एस्ट्रोनॉट था। मुझे वो दिन याद है जब नासा ने जैक और उसकी टीम को टैट की छानबीन करने के लिए टाइटन पर भेजा था। जैक के उस अंतरिक्ष मिशन पर जाने के कुछ वक्त बाद ही टैट पृथ्वी पर आ गया। शुरुआत में ही हमें लगा कि वो टैट एलियंस का कोई स्पेसशिप होगा, लेकिन बाद में पता चला कि टैट कोई स्पेसशिप है ही नहीं, बल्कि वो बहुत ही एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन है, जिसमें खुद सोचने और समझने की क्षमता है। उस टैट ने आते ही हमारे चांद को नष्ट कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर आए भूकंप और सुनामी में कई लोग की जाने गई। और फिर टैट ने बाकी इंसानों को खत्म करने के लिए अपनी सेना नीचे भेजी, और वो सेना कोई और नहीं बल्कि हजारों की संख्या में जैक के ही क्लोन्स थे, जिनकी याददाश्त मिटा दी गई थी। उन्हें इंसानों का दुश्मन बना दिया गया था। उनके दिल में रहम की कोई भावना नहीं बची थी। उन्होंने चुन चुन कर लगभग सारे इंसान को धरती से मिटा दिया था, लेकिन
मैं और मेरी टीम बचे हुए लोगों को लेकर सालों तक उनसे छुपे रहे। टैड को जब ये यकीन हो गया कि पृथ्वी से इंसान खत्म हो चुके हैं तो उसने सारे क्लोन्स को वापस बुला लिया और फिर अपना फेज 2 शुरू कर दिया। उसका असली मकसद सामने आया। दरअसल टैड को जिंदा रहने के लिए फ्यूजन एनर्जी की जरूरत पड़ती थी, इसलिए टैड ने अपने हाइड्रो रिक्स धरती पर भेजे जो समुद्र के पानी को सोखकर उसे फ्यूजन एनर्जी में बदलने लगे और उसे टैड तक पहुंचाने लगे। टैड इसी तरह अलग अलग ग्रहों पर कब्जा करता है और उस ग्रह की रिसोर्सेज को सोखकर खुद को जिंदा रखता है। एक ग्रह को बेजान करने के बाद वो रिसोर्सेज की तलाश में दूसरे ग्रह पर चला जाता है। पृथ्वी पर अपने हाइड्रो रिक्स की सुरक्षा के लिए टैड ने लड़ाकू ड्रोन भी तैनात कर दिए थे। साथ ही उसने जैक और विक्टोरिया के नए क्लोन्स भी बनाए और उन्हें अलग अलग टावर पर रखकर उन्हें ड्रोन्स के मेंटेनेंस का काम सौंप दिया। मैल्कम ने जैक से आगे कहा कि कई सालों से हम उस टैड को खत्म करने का तरीका ढूंढ रहे थे। आखिरकार हमें ड्रोन पर न्यूक्लियर बम लगाकर टैड को ब्लास्ट करने का एक तरीका मिल गया। उसके लिए हमने एक ड्रोन को कब्जे में भी ले लिया, लेकिन उस ड्रोन की एलियंस टेक्नोलॉजी हमारी समझ से परे थी, इसलिए हमने लाइब्रेरी में तुम्हें किडनैप करने की कोशिश की ताकि हम तुमसे जबरदस्ती टैड पर बम भेजने के लिए ड्रोन को रिपेयर करवाएं। पर ड्रोन ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन जब मैंने तुम्हें जूलिया को ड्रोन से बचाते हुए देखा तो मैं समझ गया कि अभी भी बाकी क्लोन से अलग तुम में इंसानियत जाग रही है। यही वजह थी कि तुम्हारे पकड़े जाने के बाद भी मैंने तुम्हें छोड़ दिया था ताकि तुम सच्चाई अपनी आंखों से देखो। इसी के साथ जैक ने ड्रोन पर न्यूक्लियर बम सेट कर दिया था। उसके बाद उन्होंने उस ड्रोन को रवाना करने के लिए जैसे ही अपने ठिकाने का दरवाजा खोला तभी 3 ड्रोन्स जैक को ढूंढते हुए वहां अधम जाते हैं और जैक के साथ साथ उन्होंने एक्वेंजर्स के पूरे दल पर हमला शुरू कर दिया था। उन्होंने एक के बाद एक कई एक्वेंजर्स को मारकर राख में बदल दिया, लेकिन आखिर में जैक और एक्वेंजर्स ने मिलकर उस ड्रोन को मार गिराया। पर बदकिस्मती से उस लड़ाई में उनका न्यूक्लियर बॉम्ब भी ड्रोन के साथ तबाह हो गया। साथ ही मैल्कम भी पूरी तरह से घायल हो गया। अब मैल्कम मानव जाति को बचाने की उसकी सारी उम्मीद खो चुका था, पर जैक ने उससे कहा कि अब मैं खुद न्यूक्लियर बम लेकर टैड पर जाऊंगा और उसे खत्म कर दूंगा। लेकिन मैल्कम ने कहा कि टैड तो अब तुम्हारा दुश्मन बन चुका है, वो तुम्हें देखते ही मार देगा। इस पर जूलिया ने उससे कहा कि अगर जैक मुझे टैड को हवाले करने के बहाने टैड पर लेके जाए तो टैड उसे अंदर आने की परमिशन दे देगा। लेकिन जैक ने जूलिया की जान को खतरे में डालने से इनकार कर दिया, पर जूलिया ने इंसानियत को बचाने का हवाला देकर जैक को मना लिया। जैक ने जूलिया को एक स्लीपिंग पॉड में सुला दिया और उसमें न्यूक्लियर बम फिट कर दिया। उसके बाद जैक अपने हेलीकॉप्टर में वो स्लीपिंग पॉड लेकर टैड की ओर रवाना हो गया। इस दौरान जैक ने वो रिकॉर्डिंग प्ले की जो उसे जूलिया के स्पेस शटल से मिली थी। उस रिकॉर्डिंग को सुनते ही जैक को 60 साल पहले बीती अपने स्पेस मिशन की सारी घटना याद आने लगी। उसे याद आया कि वे टैड की छानबीन करने के लिए मिशन पर निकले थे। टैड के करीब पहुंचते ही पहले जैक और विक्टोरिया जाग गए। अब उन्होंने सारी तैयारी करने के बाद जूलिया और बाकी टीम को भी स्लीपिंग पॉड से जगाना था। उस मिशन में सैली उनकी मिशन कमांडर थी, जो पृथ्वी पर नासा के हेडक्वार्टर से लगातार उनसे संपर्क बनाई हुई थी। तभी अचानक उनकी स्पेसशिप अपने आप ही टैड के अंदर खींचने लगी कि तभी विक्टोरिया और जैक उसी वक्त स्पेसशिप का इंजन ऑन करके वापस जाने की पूरी कोशिश करने लगे, मगर वो नाकाम रहे क्योंकि जैक और विक्टोरिया समझ गए थे कि जरूर उनके साथ अब कुछ गलत होने वाला है। उन्होंने अपनी परवाह नहीं करते हुए फौरन स्पेस शटल को, जिसमें जूली और बाकी टीम सो रहे थे, उसे स्पेसशिप से इंजेक्ट कर दिया और उस पर स्पेस शटल को ऐसे प्रोग्राम किया गया था कि वो अपने आप ही पृथ्वी के ऑर्बिट तक पहुंच जाएगी और फिर नासा उसे सिग्नल भेजकर धरती पर उतार लेगी। स्पेसशिप को इंजेक्ट करने के बाद जैक और विक्टोरिया अपने स्पेसशिप के साथ साथ टैग की ओर खींचते चले गए, एक सफ़ेद रोशनी में गुम हो गए। इसी के साथ वो रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। हालांकि जैक को ये तो याद नहीं था कि टैड में उसके साथ क्या हुआ, पर जैक जरूर समझ चुका था कि टैड ने असली जैक और विक्टोरिया को मार दिया था। उसने जैक और विक्टोरिया के डीएनए से कई सारे क्लोन बनाए और उन्होंने इंसानों के खिलाफ युद्ध में इस्तेमाल किया। जैक को मिस सेली का एक वीडियो शूट भी मिल गया, जिसका इस्तेमाल करके टैड ने उसके शैली के एक डिजिटल पर्सोना तैयार कर लिया था और उसका इस्तेमाल जैक और विक्टोरिया को ऑर्डर देने के लिए और गुमराह करने की कोशिश करने के लिए करता था, जिससे कि जैक और विक्टोरिया को लगे कि वो इंसानों के लिए काम कर रहे हैं
वो स्पेस शटल जिसे उन्होंने इंजेक्ट किया था उसी वक्त पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंच गया था, लेकिन जब तक टाइटेनियंस पृथ्वी पर हमला कर चुके थे, जिनके नासा को उस समय स्पेस शटल को नीचे उतारने का मौका नहीं मिल पाया और वो 60 सालों से पृथ्वी के ऑर्बिट में ही घूमता रहा। यही वो स्पेस शटल थे जिसे आज 60 साल बाद सिग्नल भेजकर स्क्वेंचर ने पृथ्वी पर वापस से क्रैश करवा लिया था। अब जैक टैट के करीब पहुंच जाता है, मगर शैली की आवाज़ उसे रास्ते में ही रोक देती है। वह टैट शैली की आवाज़ में बात कर रहा था और उससे पूछता है कि तुम्हारे यहाँ आने का मकसद क्या है। जैक को पता था कि टैट किसी भी इंसान के हाव भाव और उसके हार्टबीट से उसका झूठ पकड़ सकता था, इसलिए वो सच बोलना ही सही समझा। मगर उसने सच्चाई इस तरह से बताई कि टैट के सामने उसका भांडा ना फूटे। उसने कहा कि मैं तुम्हारे पास इसीलिए आया हूँ ताकि मैं जूलिया को बचा सकूँ और हमारे प्रजाति को ख़त्म होने से रोक सकूँ। जैक ने ये जवाब सुनकर टैट को कंफ्यूज कर दिया था, जिससे कि टैट को लगा कि जैक जूलिया को उसके पास इसीलिए लेके आया ताकि वो जूलिया और जैक दोनों को जीवन जीने का एक मौका दे और उन्हें एक नए मिशन में साथ काम करने का भी मौका दे। इसके साथ जैक और जूलिया के रूप में उनकी प्रजाति भी बची रहेगी। ये सोचकर टैट ने उसे अंदर भी आने की परमिशन दे दी। जब जैक टैट के अंदर आया तो देखा कि जैक और विक्टोरिया के बहुत सारे क्लोन विकसित हो रहे थे। अब वो आगे जाकर उस चैम्बर में पहुंचा तो देखा कि वहाँ एक मशीन हवा में झूल रही थी। वो मशीन टैट का ब्रेन था। जैक ने स्लीपिंग पॉड को उस मशीन के करीब ले आया और उसे खोल दिया, लेकिन स्लीपिंग पॉड से जूलिया नहीं बल्कि वेलकम निकला। जैक और मेलकम ने ही जूलिया को स्लीपिंग पॉड में डालकर उसे जैक के सीक्रेट हाउस में पहुंचा दिया था। दरअसल वेलकम टैट के अपने हाथों से ख़त्म करना चाहता था, इसलिए जूलिया की जगह पर वो खुद जैक के साथ आ गया था। अगले ही पल जैक और मेलकम अपनी कुर्बानी देते हुए न्यूक्लियर बम का ट्रिगर दबा देते हैं, जिससे एक जोरदार धमाका के साथ टैट के परकच्चे उड़ जाते हैं और साथ ही जैक और वेलकम भी शहीद हो जाते हैं। टैट के ख़त्म होते ही सारे ड्रोन भी निष्क्रिय हो जाते हैं। इस घटना के 3 साल बाद जैक जूलिया की ज़िंदगी से जा चुका था, मगर जाने से पहले एक छोटी सी बच्ची के रूप में जूलिया को अपने प्यार की निशानी दे गया था। जूलिया अपनी बेटी के साथ जैक के सीक्रेट हाउस में एक छोटी सी दुनिया बसा कर रहने लगती है। उसी दौरान वहाँ पर एक वेंजर्स के बचे हुए दल के लोग जूलिया को ढूंढते हुए आ जाते हैं। तभी जूलिया देखती है कि उस जल में जैक का वो क्लोन 52 भी था। जैक का वो वही क्लोन जिसने जैक के साथ हाथापाई की थी, और हाथापाई के दौरान जब उसने जूलिया को देखा था तभी उसे वो उसकी तलाश में भटक रहा था। फिर आगे चलकर उसकी मुलाकात एक वेंजर्स के दल से हुई, जिन्होंने उसे सारी सच्चाई से अवगत कराया, और तभी से जैक एक वेंजर्स के साथ जूलिया को ढूंढ रहा था और आखिरकार आज 3 साल बाद उसकी तलाश पूरी हुई। जैक को वापस देखकर जूलिया के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई और इसी के साथ उन बचे हुए लोगों के साथ मानव जाति की एक नई शुरुआत हो गई।